Majesty King Salman bin Abdulaziz, thank you very much. इंसाफ के तकाजे कहते हैं कि आप पहले ये इन केसेस को सुने। ये जो नाइंसाफी हो रही है इसको नहीं होना चाहिए और ये आखिरी दरवाजा है। इसके आगे हमारे पास कोई दरवाजा ही नहीं है कि जहाँ पर इंसाफ के लिए जा सकते हैं। अवाम कहाँ जाएगी इसके अलावा? और चीफ जस्टिस को नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। आज का जो प्रोग्राम है उसके 3 इश्यूज़ हैं और ये बड़े बर्निंग इश्यूज़ हैं। पूरी कौम इन इश्यूज़ पे बात करना भी चाहती है, बात सुनना भी चाहती है। जो हमारा पहला इशू है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक मुआहिदा है जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये पूरी दुनिया के डायनामिक्स चेंज कर देगा। किस हद तक ये बात दुरुस्त है आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ क्या इस वायदे के साथ ही अमेरिका पर मुस्लिम वर्ल्ड का अदम एतमाद सामने आ गया कि अब मुस्लिम वर्ल्ड अमेरिका के ऊपर एतमाद नहीं करेगी और अगर ये एतमाद नहीं किया जाएगा तो अमेरिका फिर कैसे फिट इन होगा आज की सूरत हाल के अंदर, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो खामोशी है उस पर लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुआहदे पर खामोश है, ये कोई वर्जन नहीं देना चाहती? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, दिफाई तजियाकार हैं। इनके साथ सैयद मोहम्मद अली साहब तशरीफ रखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और तीसरे हमारे मेहमान हैं शौकत राजा साहब, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है। अगर आप इजाज़त दें तो हमारे साथ बैरिस्टर सैफ साहब हैं। इस वक्त मैं उनसे शुरू करना चाह रहा हूँ शो। बैरिस्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या वर्जन है या केपी गवर्नमेंट का क्या वर्जन है इस मुआहिदे के ऊपर? देखें, जहां तक इस मुआहिदे में तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का ताल्लुक है उसके लिए तो कॉम्पिटेंट लोग और जिम्मेदारान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब हैं और या इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब चूंकि जेल में है और उनसे अनकरीब इस इशू पर मतलब माजी करीब में कोई बात हुई नहीं है, 2 दिन पहले ये मुआहिदा हुआ है, तो यकीनन उनका मौक़िफ़ सामने आ जाएगा और बैरिस्टर गौहर ही उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, जो भी इक़दाम पाकिस्तान की बेहतरी में है, पाकिस्तान की मजबूती में है, पाकिस्तान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में है और पाकिस्तान को आलमी बिरादरी में एक बाइज़्ज़त मकाम देने के लिए है, उसकी हम हिमायत करेंगे। उसमें और इसमें कोई दूसरी राय होनी भी नहीं चाहिए। कभी भी हमने पाकिस्तान की जहां तक इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी का ताल्लुक है उसके बारे में कभी हमने कंप्रोमाइजिंग जो है वो रवैया इख्तियार नहीं किया। रह गई बात इसकी बाकी तफसीलात और जुज़ियात, तो वो यकीनन जैसे आपने खुद कहा, यकीनन आलमी जो ताल्लुकात है और आलमी जो मंजरनामा है उस पर इस मुआहिदे के यकीनन असरात मुरतब होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ये मुआहिदा जंग की बजाय अमन के फरोग में ज्यादा जो है वो फाल साबित हो। जहां तक केपी हुकूमत का ताल्लुक है तो हम तो सूबाई हुकूमत है, जाहिर है मुआहिदे करना और इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स करना ये वफाकी हुकूमत ही की आईनी जिम्मेदारी है, इसलिए वफाकी हुकूमत ने किया है तो खैबर पुख्तनख्वा को इस पर क्या एतराज हो सकता है। लेकिन जहां तक पीटीआई का सियासी मौक़िफ़ है वो मेरी राय यह है कि हम इंतजार करते हैं खान साहब की तरफ से आए। अच्छा, लेकिन सर जब अफगानिस्तान का इशू आता है तो आप उनके साथ मुआहिदा करना चाहते हैं सूबाई गवर्नमेंट होने के बावजूद भी, जबकि वफाक टैकल कर रहा है, डील कर रहा है, लेकिन आप उससे मुतमईन नहीं। आप ये चाहते हैं कि आप खुद अफगानिस्तान जाएं और वहां जाके उनके साथ कुछ समझौता करें। चौधरी साहब, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम ये समझते हैं कि मुआहिदे करना, दिफाई मामलात पर में मुआहिदे करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, सिक्योरिटी, कौमी सलामती के उमूर, नेशनल सिक्योरिटी और ये जो तमाम डिप्लोमेटिक इशूज हैं, इस पर जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो वफाक पाकिस्तान की है। वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सालमियत के लिए और सिक्योरिटी के लिए यकीनन दूसरे ममालिक के साथ मुआहिदे कर सकते हैं और करने चाहिए। अफगानिस्तान के बारे में हमारा शिकवा, गिला और हमारी फरियाद ये है कि अफगानिस्तान के साथ तनाव और तल्ख सूरत हाल की वजह से खैबर पुख्तनख्वा की सरजमीन पर जो दहशतगर्दी का एक अजाब नाजिल हुआ है और हम कई सालों से उसको भुगत रहे हैं और हमारे जवान, चाहे वो पुलिस के हों, सिक्योरिटी फोर्सेस के हों, पाक फौज के हों या आम आवाम हो, वो हर रोज शहादतें दे रहे हैं। तबाही वहां पर है, आग लगी हुई है। हम ये समझते हैं कि ये मामलात वफाकी हुकूमत को संजीदगी से अफगानिस्तान के साथ उठाने की जरूरत है। लेकिन हमारा मौक़िफ़ यह है और मेरे ख्याल में अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात को के गुज़िश्ता 3-4 साल के अरसे में देखें, खास तौर पर जब से अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान की एक खास किस्म की सदमोरी है। वो कोशिश नहीं हो रही अफगानिस्तान के साथ मामलात बेहतर बनाने की, जो कि हम तवक्को करते हैं या जो होनी चाहिए। ठीक है। अब और अगर गंडापुर साहब निगोशिएट करें
तो आपका बैरिस्टर साहब ये ख्याल ये है कि वो अफगानिस्तान के साथ बेटर डील कर सकते हैं वफाक के मुकाबले में या एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में? किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन कर सकता है? जी गंडापुर साहब, गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। देखिए जावेद साहब, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि गंडापुर साहब जाके सिक्योरिटी और जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ। हम तो अफगानिस्तान के साथ पब्लिक डिप्लोमेसी का रास्ता खोलना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ के अवाम हैं, हम एक ही लोग हैं, हमारे मजहबी, सकाफती, खूनी, नस्ली रिश्ते हैं। और हम समझते हैं कि अगर हुकूमतें नहीं कर रही और हुकूमतें इस मामले को संजीदा नहीं ले रहे हैं सियासी वजूहात की बिना पे, तो हम बतौर एक पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदों की हैसियत से वहां जाएं, अफगान अवाम के नुमाइंदों से बात करें और अफगान जो एहलकार हैं उनसे भी बात करें जो जिम्मेदारान हैं, कि आप इस जंग को बंद करें, खत्म करें और बेहतर सूरत हाल पैदा करें ताकि दोनों तरफ अमन हो, तिजारत हो। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जो हमारा वफद हो उसमें मजहबी उलमा, समाजी और सियासी रहनुमाओं के अलावा हम ताजिरों को भी लेना चाह रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान को लेके जाना चाह रहे हैं। इट इज एन एफर्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी। ये वो नहीं है कोई, हम कोई नेशनल सिक्योरिटी या डिप्लोमेटिक इश्यूज पे बात नहीं करने जा रहे, क्योंकि हमें इल्म है कि ये वफाक का काम है और वफाक के दायरे इख्तियार में है। हम सिर्फ वफाक को एहसास दिलाना चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करो और जाके इस आग को ठंडा करने के लिए रोल प्ले करो ताकि ये आग खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पे बुझ जाए। ठीक, आखिरी सवाल आपसे सर, ये फरमाइएगा क्या वाकई इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अगर कोई वहां पे ऑपरेशन हो रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड हो रहा है या दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, तो ये ऑपरेशन रुकना चाहिए और सबसे पहले नेगोशिएशन, फिर उसके बाद ऑपरेशन अगर जरूरी है तो फिर किया जाए, उस वक्त तक किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? देखें, इमरान खान साहब बिल्कुल मुज़ाकरात के हामी हैं, मैं भी हूं और हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी मौक़िफ़ यह है कि दहशतगर्दों के साथ अगर बराह रास्त नहीं तो थ्रू अफगान गवर्नमेंट मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। अफगान गवर्नमेंट ने पहले भी अमेरिकन यूएस विड्रॉल के बाद ये एफर्ट की थी, सालसी का किरदार अदा किया था और उसमें मैं खुद जाती तौर पर भी इन्वॉल्व था। हम अफगानिस्तान गए 2-3 मरतबा और हमने कोशिश की कि ये मसला खत्म हो थ्रू दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफगान गवर्नमेंट। मैं ये समझता हूं कि बराह रास्त पाकिस्तान की हुकूमत अगर टीटीपी के साथ या किसी दहशतगर्द ग्रुप के साथ मुज़ाकरात करेगी उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मेरा ख्याल है अफगान हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये नहीं हो सकेगा। लेकिन इमरान खान साहब इस टाइप के नेगोशिएशंस के जो एक बावकार अंदाज में अपनी रियासत की इज्जत, सलामती और हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए अगर की जाए तो उसका अपने कोई मजायका नहीं है, अगर उसके नतीजे में अमन आ सकता है। लेकिन अगर नहीं है और लड़ाई जारी है तो लड़ाई तो हम वैसे ही कर रहे हैं, लड़ाई तो जारी है। हमारी अपनी हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत है वो भी लड़ रही है, रोजाना हमारी पोस्टों पे हमले होते हैं और हम जवाबी कार्रवाई में उनके लोगों को भी मार रहे हैं। लड़ाई है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन का जहां तक ताल्लुक है, जैसे स्वात में हुआ था या जैसे ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब 2014 में नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ था, हमारा उसके बारे में एक स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ यह है कि इस तरह के ऑपरेशन को आप अगर करेंगे तो उसके नताइज नहीं निकलेंगे, पॉजिटिव नहीं निकलेंगे। वक्ती तौर पे तो ये लोग आगे पीछे हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा ये मसला शुरू होगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि जहां तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का ताल्लुक है, टारगेटेड और सिलेक्टेड एरियाज में टारगेटेड टेररिस्ट को हिट करना है, बिल्कुल हम उसके साथ हैं और वो वैसे भी हो रहा है, हमारी पुलिस भी कर रही है, पाक फौज भी कर रही है। लेकिन एक ग्रैंड ऑपरेशन जिसमें पूरे इलाके से आम आवाम का इनखिला हो, हजारों की तादाद में लोग बाहर निकलें, एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो, उसका नतीजा माजी में भी इसलिए नहीं निकल सका, उसके असरात आज हम भुगत रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारी ली थी रिहेबिलिटेशन की और तरक्याती कामों के उन इलाकों में, वो ना स्वात में पूरे किए और ना वजीरिस्तान में पूरे किए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब दोबारा भड़क उठे। ओके, आपका मौक़िफ़ आ गया बैरिस्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल साहब, ये फरमाइएगा ये जो दिफाई मुआहिदा हुआ है इसमें कैच क्या है, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, सऊदी अरबिया को क्या फायदा होगा और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट करेगी? पहली बात जावेद साहब के आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरे ख्याल में कल जो ये मुआहिदा हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार मुआहिदा है, ठीक, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डिविडेंड्स लेकर है, कहते हैं गेम चेंजर है ये। जी, और एक तरीके से है। देखिए, अभी हमें सिर्फ जो मेजर कॉन्टूर्स हैं इस स्ट्रेटेजिक मुआहिदे के सिर्फ वही पता चले हैं। अभी तक तो हमें निटी ग्रिटीज का नहीं पता कि क्या होगी, डिटेल सामने आनी है और जब वो डिटेल सामने आएगी तो फिर एक बेहतर तरीके से इसके ऊपर तज्जिया किया जा सकता है। लेकिन दोहा मीटिंग के बाद जो एक मुस्लिम दुनिया में एक उदासी सी थी
जिसमें लोग ये समझ रहे थे कि जी के अलामिया तो बहुत अच्छा, बड़े बड़े अल्फाज के साथ आए, लेकिन कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं हुआ। उसके 3 दिन के बाद एकदम लगता है कि पूरे मुस्लिम दुनिया में और खासतौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में एक खुशी की लहर दौड़ गई। देखिए, हमारा सऊदी अरेबिया के साथ पहले भी एक डिफेंस पैक्ट था, ठीक है ना, और जिसमें हमने हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी को अपने जिम्मा, रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी भी शायद। लेकिन अब सऊदी अरेबिया की भी जो डिफेंस है और सऊदी अरेबिया के लिए हमारा डिफेंस जो है लाजमो मलजूम हो गया। अगर आप नेटो का एग्रीमेंट पढ़ें तो उसके आर्टिकल 5 के तहत भी एग्जैक्टली यही चीज है, एक मुल्क पे हमला, सब पे हमला समझा जाएगा और सब मिलके उसका मुकाबला करेंगे। और इसीलिए आप देखें कि नेटो जब भी जाती है तो एक कौम नहीं जाती, बल्कि 32 मुल्क उधर जाते हैं। तो इसमें भी 32 मुल्क शामिल हो जाएंगे, आपका ख्याल है? मुझे ये आज हम सुन रहे थे कि जी के एटलीस्ट 2 ममालिक और ने शो किया है इसके अंदर शामिल होने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं उस इलाके में कुछ अरसा मैंने काम किया, जिस तरह इस वक्त अरब ममालिक की हालत है और जिस तरह इजराइल उनको ट्रीट कर रहा है, मेरे ख्याल में 2 से ज्यादा ममालिक इसके अंदर शामिल होने के लिए अपनी वो ख्वाहिश का इजहार करेंगे। और ये ख्वाहिश जो है ये पाकिस्तान को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, खासतौर पे अरब कंट्रीज का, और मे बी इन द लेटर पार्ट इट बिकम्स के वी बिकम द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स फॉर द मिडल ईस्ट। अगर हमें ये मिल जाता है ये सारा कुछ, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की बेहतरी आएगी। हमारा एकेडमिया मिलिट्री इंटरफेस बेहतर होगा, हमारा मिलिट्री हार्डवेयर ज्यादा बिकेगा, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे। और हम जो ये कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो प्रॉक्सीज है इंडिया की, जो हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं जो हमारा पार्टनर बनना चाहती हैं इस डिफेंस मुआहदे में, उनका इन प्रॉक्सीज के ऊपर बहुत ज्यादा होल्ड है, कंट्रोल है, वो उनको समझा सकते हैं। मैंने ब्रेक लेनी है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की हिफाजत करेगा, जो अब तक इस मुआहदे से हम अंडरस्टैंड कर सकें, जवाब में पाकिस्तान को क्या मिलेगा? एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा शाह साहब कि इसके अंदर पाकिस्तान ने सिक्योरिटी देनी है सऊदी अरेबिया को, ठीक है, एग्रीमेंट के मुताबिक, पाकिस्तान को क्या मिलेगा जवाब में? ये एक पहलू है कि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी देनी है। जिस तरह एयर मार्शल साहब ने कहा कि जो एक मुल्क के ऊपर हमला है वो दूसरे के ऊपर समझा जाए। सबसे पहले बात तो ये वाजे करना है, ये कोई, मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि नेटो से मुख्तलिफ 2-3 एतबार से है। नेटो की जो हकीकी तारीख है, लेटर और अल्फाज से बियॉन्ड, वो तो पूरी दुनिया को में इंटरवेंशन की तारीख है। वो तो एक क्रिश्चियन अलायंस है, जो कि नॉन क्रिश्चियन अलायंस है, जिसमें तवाहान कुरान जोग्राफी की वजह से वो टर्की को बर्दाश्त कर रहे हैं। उसको वो यूरोपीय यूनियन में तो नहीं, उसके माशी बेनिफिट्स तो नहीं देते, मजबूरी है, मजबूरन कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी जोग्राफी ऐसी है कि वो रशिया के आगे खड़ी है, उसकी फौज भी काफ़ी बड़ी है। तो बात यह है कि ये एक रियलिटी है। हमारे कोई तौसीक पसंदाना अज़ाइम नहीं है, और ना हम समझते हैं कि, अच्छा, सबसे बड़ी बात वाज़े करने के लिए, कोई भी मुल्क जिसके पाकिस्तान या सऊदी अरब के खिलाफ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं है, तो उसके लिए कोई फिक्र और तशवीश की बात नहीं है इस मुआहदे में। और हम एक, न सिर्फ जनूबी एशिया में सबसे पहला फ़ायदा हमें ऑलरेडी ये हो गया है कि हमारा जो स्टेटस है वो अब एक सिर्फ जनूबी एशियाई ताकत से बढ़ के आलम इस्लाम की सबसे अहम, जिम्मेदार और केपेबल ताकत से बन गया है। और देखें, इसका एक नजरियाती पहलू ये है कि आलम इस्लाम का जो सबसे मुकद्दस सरजमीन और मरकज है, उसने 57 मुस्लिम ममालिक में से पाकिस्तान का इंतखाब किया है अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो ये बहुत बड़ी ट्रस्ट है। अच्छा, एक क्विक कमेंट, जैसा एयर मार्शल साहब ने कहा, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं समझता हूं ये मुआहिदा एक मिसाल बनेगा बाकी ममालिक के लिए भी। देखें, अरब वर्ल्ड के अंदर भी जो सबसे बड़ा रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंशियल मुल्क है वो सऊदी अरब है। तो अगर वो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता है, तो जो दीगर ममालिक हैं, जो छोटे हैं, जो ज्यादा वुल्नरेबल हैं, जो ज्यादा खतरे से दरपेश हैं, उनकी सलाहियत भी कम है,
और वो वेस्टर्न सिक्योरिटी के ऊपर इतना ट्रस्ट भी नहीं करते, तो वो ज्यादा लाइकली हैं कि वो इस किस्म की अग्रीमेंट्स में पाकिस्तान के साथ एंटर हों। तो इसमें एक तो स्टेटस की बात है, दूसरा हमारा ऑपरेशनल लेवल पे हम अगर हमारे वसाइल हम सिनर्जाइज कर रहे हैं तो हमारा पाकिस्तान का वॉर स्टेमिना भी भारत के खिलाफ बहुत बढ़ जाएगा। हमारी ऑयल की जो सप्लाई है वो एक वल्नरेबिलिटी रही है कि 2 हफ्ते से ज्यादा आपके पास तेल नहीं होता था। जंगी सलाहियत में और उसका जो स्टेमिना है, कितने अरसे तक आप जंग को सस्टेन कर सकते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, तीसरी बात यह है कि हमारी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, हमारी सिनर्जी बढ़ेगी, हम एक दूसरे से फायदा उठाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूं फायदा पाकिस्तान को नजरियाती कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को जो सबसे बड़ा चैलेंज है दहशतगर्दी के हवाले से, वो हम सऊदी अरब से तवक्को कर सकते हैं कि देखें सऊदी अरब जो है इस्लाम की सरजमीन है, इस्लाम का अहिया वहां से हुआ था, और अगर इस्लाम का जो सबसे बड़ा मरकज है वो अपनी सलामती के लिए पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तानी हुकूमत और कौम की तरफ देखता है और पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला समझता है, तो ये एक मैसेज टीटीपी और अफगान तालिबान के लिए भी है कि वो तमाम ग्रुप्स और रियासतें जो इस्लाम की अलमबरदार अपने आप को समझती हैं, तो इस्लाम का मरकज अगर पाकिस्तान को एहतराम और अपने सिक्योरिटी का गारंटर समझता है तो उनको अपनी एक सोल सर्चिंग की जरूरत है। तो अफगानिस्तान को अब 3 मुल्कों से लड़ना पड़ेगा, चाइना से, पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया से, क्योंकि चाइनीज भी इस मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े। नहीं, ये एक मैसेज, मैं क्विक कमेंट ये करना चाहता हूं, ये टीटीपी और अफगान तालिबान को ये मैसेज है कि अब पाकिस्तान पे हमला या पाकिस्तान फौज पे हमला सऊदी अरब पे हमला। बिल्कुल सही बात है। अब शौकत राजा साहब, अब ये शौकत साहब ये फरमाइएगा कि जंगी टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान उसमें एक्सेल कर रहा है और जाहिर है पाकिस्तान को पैसा चाहिए था। अब अगर सऊदी अरेबिया से पैसा मिलता है तो जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर बहुत अच्छा इजाफा हो सकता है, जहाज अच्छे बना सकते हैं, नेवी भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, वेपन्स अच्छे क्रिएट किए जा सकते हैं, मिसाइल सिस्टम ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया। इस एग्रीमेंट के सिर्फ सिक्योरिटी डिफेंस ही नहीं, इसके बहुत सारे पहलू हैं। इसमें जिस माली शोबे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी वन ऑफ द कॉन्टूअर्स ऑफ दिस एग्रीमेंट, पीपल टू पीपल कांटेक्ट इसमें शामिल है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले से ही हमारा डिफेंस कोऑपरेशन जारी है। ये फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ जिसमें सबसे अहम चीज़ जिसकी तरफ सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी इशारा किया कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा, और इसमें यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ, पाकिस्तान ने तो खैर अपने तौर पर जाहिर रिपल्स किया, उस वक्त 2 मुल्कों ने साथ दिया, अजरबैजान और टर्की ने, और वो भी ऐसे नहीं कि उनकी फोर्सेज आई हों। लेकिन ये वाला एग्रीमेंट हुआ है तो इसमें तो ये है ना कि अगर उधर हमला है तो फिर इधर हमला है, इधर हमला है तो फिर उधर भी हमला है। इट मीन्स के इसके अगली स्टेज यही होती है कि आप जॉइंटली फाइट आउट करेंगे, एटलीस्ट हम पाकिस्तानी ये समझते हैं। और हमारे लिए सऊदी अरब की सिक्योरिटी इज ऑलरेडी अ रेड लाइन, और रेड लाइन इन अ वे के बारहा हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया है कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी को अगर कोई खतरा होगा तो पाकिस्तान उसका सख्त रिएक्शन देगा। ये स्टेटेड पोजीशन रही है, शुरू से कह रहे हैं हम, शुरू से 80 साल से यही कह रहे हैं। लेकिन अब तो मामलात आगे बढ़ गए। जो इक्विपमेंट वाली बात है, मसलन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारी वाह हो या हवेलियां हो, ये पाकिस्तान इंडिजिनस अपना प्रोग्राम चलाता है। हाँ, JF-17 है। अलबत्ता ये जो चाइनीज कोऑपरेशन है, डिफेंस प्रोडक्शन कोऑपरेशन है, JF-17, JF थंडर है 17, उसके अलावा J-10C वाले प्रोजेक्ट्स अब चलने हैं पाकिस्तान में, या ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है। मेरे ख्याल है ये बड़ा अच्छा मौका है सऊदी अरब के लिए भी, हमसे बढ़ के उनके लिए, कि इस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं वो बजाय इसके कि वो उधर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करके लें, वो इधर जॉइंट वेंचर भी हो सकती है, जॉइंट प्रोडक्शन भी हो सकती है, जिसको जैसे हमने JF-17 थंडर बनाया है। ये सारी टेक्नोलॉजी अभी टेस्ट हुई है इंडिया के खिलाफ। मई के 4 दिन जो वॉर थी हमारी, उसमें टेक्नोलॉजी टेस्ट हुई है, और इस टेक्नोलॉजी का अपर हैंड आया है रियल टाइम टेस्टिंग, वो कोई वॉर गेम्स नहीं हुई। और उस टेक्नोलॉजी ने जो हमारी अपनी थी या टर्किश थी या चाइनीज प्रोडक्शन थी,
उसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के मुकाबले में सुपीरियरिटी दिखाई है। राफेल एक वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का एक बड़ा सिंबल बना हुआ था, जिसको J-10C ने, JF-17 थंडर ने S-400 उसको देख लें, उसको तबाह करके रख दिया। इसलिए ये बेसिक जो मई 2025 का मार्का हक में ऑपरेशन बनियान अल मरसूस है, उसने प्रोफाइल पाकिस्तान का इतना बिल्ड किया, ऊपर से कटर पे अटैक हुआ। अब जो कटर वाला अटैक था जिसकी वजह से चीज़ें एक्सेलरेट हुई, और ये दुरुस्त बात है कि अमेरिका ने डिच किया है। और सबसे बड़ी नाकामी जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की नज़र आती है कि इस वक्त उनका सिर्फ ये है कि बस किसी तरह से इसराइल को फ्री पैस मिल जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में मिल जाए, इधर उधर मिल जाए, जिससे अरबों में मायूसी हुई है कि ये हमारा इतना इत्तेहादी। अभी अभी ट्रंप साहब आए थे, आपने देखा कि जहाज भी कतर ने उनको अपना जहाज एक दिया कि जी ले जाएं, $400 मिलियन का गिफ्ट किया, लेकिन इसके बावजूद कतर को क्या मिला? यूएई बहुत बड़ा मुल्क। अच्छा, वैसे यूएई ने आज धमकी दी है इसराइल को। उसने कहा कि अगर ये वेस्ट बैंक के ऊपर आपने कब्जा किया तो हम अपना सफीर वापस बुला लेंगे। तो ये एक नई डेवलपमेंट है कि जब ये एग्रीमेंट हुआ है तो वहां पे भी जान पैदा हो रही है। नहीं, देखे ना, जान तो मसलन कतर ने सबसे पहले जब अटैक हुआ तो कतर ने बड़ा स्ट्रांग रिएक्ट किया और ट्रंप साहब के पास गए, कतर के वजीर आजम। बात यह है कि उस जो काम अमेरिका को करना चाहिए था, आपके दो इत्तेहादी हैं, दो एलाइज हैं, आपके साथ रहे हैं, और सालिस भी आपने खुद बनाया है कतर को। यानी ये अफगान तालिबान की बात हमास को खुद वहां पे बात किया, उनका दफ्तर बनवाया। नहीं, कितना अरसा तालिबान, अफगान तालिबान दोहा में टॉक्स करते रहे। यही ट्रंप साहब का दौर था ना, जिसमें सारी टॉक्स हुई और वो एग्रीमेंट हुआ, विथड्रॉल, बाद में हिस्ट्री विथड्रॉल का वर्ड यूज करते हैं अभी। तो कतर को आपने एक सेंटर बनाया और उसी पे आपने हमला करवा दिया। यू न्यू इट, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, इनको मालूम था कि हमला, और अगर नहीं मालूम तो फिर अमेरिकन टेक्नोलॉजी गई, नहीं, फिर उसका माइट खत्म हो गया। वो तो खैर क्लियर है कि उनको मालूम था, हमले से पहले देखिए ना, वर्ष का वर्ष हम समझते हैं जी नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो फिर तो टेक्नोलॉजी खत्म होगी ना अमेरिका। एक बात है जो अगर पता था तो फिर आपके दोस्त के जो इजराइलीज हैं, उन्होंने ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज में उन्होंने बहुत एडवांसमेंट की है। मसलन ये जो आज सिस्टम है, आज लेजर गन उन्होंने टेस्ट की है। एग्जैक्टली, प्लस पेजर वाला देख लें कि कितने कैपिटल में कितनी। अच्छा, वैसे मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन और भी है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो कतर के ऊपर हमला हुआ है वो ज़ाहिर है F-15 और F-35 के जरिए हुआ है, और F-35 के बारे में क्लेम किया जाता था कि वो रेडार में नजर नहीं आता, जबकि जब ये F-35 उड़े तो फौरी तौर पे टर्की ने हमास को बता दिया कि आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आप निकल जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्की के पास इनसे बेहतर टेक्नोलॉजी है। तो वो टेक्नोलॉजी कौन सी? छोटी सी ब्रेक हो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। क्योंकि प्राइस साहब आप खुद बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो राइटर ने जो इसकी सुर्खी लगाई थी वो बड़ी दिलचस्प है, जिसका मतलब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसने कहा जी कि एक अमीर सऊदी अरेबिया और एक न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है, इन दोनों के दरमियान एक डील होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इंडिया ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर आ गया, पाकिस्तान के पास पैसा आ गया, लिहाजा अब इनका मुकाबला मुश्किल हो गया। फिर आप मुझे एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कि जब ये हमारे पास पैसा उधर से नहीं आया था, जंग तो फिर भी हमने जीती, तो इसलिए वो जो भी कहें, जो भी रंग दें उसका, एक्चुअली इंडिया की प्रॉब्लम बढ़ गई है। इसलिए कि 15-20 साल 25 साल यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको प्रमोट किया, प्रोजेक्ट किया ऑन द नेम ऑफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना। उन्होंने कहा वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया, वो जनाब क्वाड बना दिया उन्होंने कहा कि एशिया पैसिफिक की बजाय इंडो पैसिफिक कह रहे थे। वो सडनली क्या हुआ कि पाकिस्तान ने उनका बरकस निकाल दिया बगैर पैसों के। यानी ये जो आज थोड़े से पेट्रोल के साथ, आज ताना थोड़े से जहाजों के साथ, थोड़े से मिसाइल के दिया जा रहा है ना कि जी सऊदी अरब का पैसा। भाई हमने मई में कहां से सऊदी अरब का पैसा आया था? देखिए सऊदी अरब तो रोकता रहा कि ना लड़ो ना लड़े, ऐसे ही ना। तो लिहाजा ये उनका, क्योंकि सुबह सुबह उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, बड़ी जल्दी इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी कि हम जी वी आर कंसिडरिंग इट वेरी सीरियसली। भाई आप क्या करेंगे? और एक और मसला बन गया आज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपको खबर दे रहा हूं कि चाबहार में इंडियन वहां पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है,
और उस पे $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और अमेरिका ने चाबहार में उनको एग्जेम्पशन दी हुई थी उस एक्ट में जिसका नाम है ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट। ठीक है, उसमें उनको इंडिया को उन्होंने एग्जेम्प्ट, आज वो भी विथड्रॉ कर ली गई है, अमेरिका ने कर ली, अमेरिका ने कर ली है। ये एक वाहिद रूट था जो कि चाबहार से डायरेक्ट एक्सेस दे रहा था अफगानिस्तान में इंडिया को। आपको याद है कलभूषण कहाँ से आया था? वहीं चाबहार से आया था, चाबहार से, वहां से जो भी लेवल लगा के वो आया, बट उसने खुद कन्फेशन किया कि कमांडर, नेवल कमांडर सर्विंग। तो इंडिया की तो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और यकीनी तौर पर जो हमारी जंग थी, टर्की की भी आपने बात की, चाइना और टर्की जितने, और अजरबैजान तो खैर एक सॉलिडारिटी थी, लेकिन टर्किश टेक्नोलॉजी, टर्की का बड़ा अच्छा कोऑपरेशन था। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, एयर मार्शल साहब के पास जाने दें। अच्छा, ये सर फरमाइएगा, मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसका दिल टूट गया अमेरिका से, अब अमेरिका के लिए दरवाजे मुस्लिम वर्ल्ड के बंद हो रहे हैं क्योंकि ये कतर का जो इंसिडेंट है उससे उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी उसको लूज कर दी। मेरे ख्याल में अगर यानी कि एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ ना जाएं, लेकिन दिल खराब हो गया। जिस तरह मेरे दोनों साथियों ने कहा कि जो खासतौर पे अरब वर्ल्ड थी उसने तो अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी और वो ये समझ रहे थे कि ये इन्वेस्टमेंट जो वो अपने पैसों से अमेरिका के अंदर कर रहे हैं वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट ऑल थ्रेट्स इन द रीजन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मुकाबला इजराइल और अरब के बीच में है तो इजराइल ने अमेरिका ने इजराइल के साथ वहां खड़ा हो गया उसके साथ जाके। मैं एक और चीज की तरफ इशारा करना चाहूंगा कि जब कतर का में दोहा में मीटिंग हो रही थी, एग्जैक्टली उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अमेरिका जो है वो क्या कहते हैं सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, बल्कि एक्चुअली ये लग रहा था कि मार्को रूबियो ने कहा जी उसने कहा सबसे बड़ा इत्तेहादी इस्राइल है हमारा, तो वो लग रहा था कि जी कि वो एक तरह से उस मीटिंग का जवाब दे रहे हैं कि आप कितनी ही मीटिंग कर लें हम इनके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। जिसका मतलब ये होगा कि जितने इंटरनेशनल फोरम्स हैं ये लाइक यूनाइटेड नेशंस या और आईसीसी, आईसीजे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती क्योंकि जब भी वहां कोई बात होगी कोई तो वहां से किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा इजराइल के खिलाफ, ठीक है ना। सो जब अरब वर्ल्ड ने ये देखा तो फिर जब आप अपने अंदर देखते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है जो हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि एक सफर जो मैं कहता हूं पाकिस्तान ने 3-4 दहाइयों पहले शुरू किया था जो सेल्फ रिलायंस का था कि जी कि आप अपने टांगों पे खुद खड़े हों, खुद अपनी चीजें बनाएं। ये एक मुश्किल सफर था लेकिन मई 2025 में उस सफर ने हमें रिजल्ट्स दिए और अब पूरी दुनिया जो है उस सफर को मान रही है कि जी कि पाकिस्तान इतना कैपेबल मुल्क है कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में कि कल जो मुआहिदा हुआ है उससे मुस्लिम वर्ल्ड में खुशी की लहर दौड़ गई कि एटलीस्ट कोई एक मुल्क तो है जो आंखों में आंखें डाल के सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने जी एक तराना बना के सुबह से उनके हर चैनल के ऊपर चल रहे। उन्होंने वो जो उनका जो वो मॉन्यूमेंटल उनका वो जो बुर्ज खलीफा है उसके ऊपर उन्होंने कल से जो है वो पाकिस्तान के वो झंडे को लहरा रहे हैं। सो यानी कि हर जगह जो है। और आप क्या समझते हैं कि जावेद साहब कि अगर सऊदी अरेबिया हमारे साथ आएगा तो जो उसके अलाइज हैं अरब कंट्रीज क्या वो नहीं आएंगे? वो सब आएंगे और वक्त के गुजरने के साथ साथ ये अलायंस जो है ये बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे ये अलायंस बढ़ेगा पाकिस्तान की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। अच्छा सही साहब आपकी तरफ आना ये फरमाइए सर ये कि देखें पाकिस्तान जो है ना वो अब सेंट्रल स्टेज पे है इस वक्त। एक तो चाइना के साथ पाकिस्तान का रिलेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो हमने एडवर्टाइजिंग की है पूरी दुनिया में उससे पहले तो पता ही नहीं था। सबका ख्याल ये था कि मिसाइल ठुस हो जाएंगे इनके जहाज उड़ेंगे नहीं। तो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर तो पाकिस्तान साबित हुआ चाइना का। और दूसरी साइड से जो वेस्टर्न इत्तेहादी हैं वो भी सारे पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये सारा ब्लॉक चाइना की तरफ तो नहीं चला जाएगा लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शाह साहब ये फरमाइए कि ये चाइना खामोश है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया और चाइना के दरमियान एक ब्रिज साबित हो। देखिए दुनिया का ये निज़ाम पिछले 80 साल में तीसरी दफ़ा तब्दील हो रहा है और इसमें जो बुनियादी सबसे बड़ा फैक्टर है वो चाइना के राइज से ज़्यादा
अमेरिका की तशवीश है भारत जो चाइना के राइज के, चाइना ने तो कोई डायरेक्टली कभी थ्रेटन नहीं किया अमेरिका को, लेकिन तो उसकी राइज एक ऐसी रियलिटी है कि अमेरिका की ये जो ख्वाहिश और कोशिश है कि इस यूनिपोलर मोमेंट को प्रिजर्व किया जाए और चाइना के राइज को डिले या डिसरप्ट किया जाए, ये इस वक्त अमेरिका की कौमी सलामती की पॉलिसी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में 3 चीजें हुई हैं। बुनियानुल मरसूस ने 3 चीजें कर दी। पहली बात कि भारत को इट वॉज कट टू साइज, उसका जो स्टेटस था 25 साल जो अमेरिका ने हार्ड सॉफ्ट स्मार्ट तमाम पावर की इन्वेस्टमेंट की थी, उसको एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स का मेंबर बनाया, उसको सपोर्ट कर रहे थे परमानेंट मेंबरशिप और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, $600 बिलियन उसको इंडो यूएस न्यूक्लियर डील दे रहे थे, उसको सब कुछ दे रहे थे। लेकिन जिस तरह प्राचे साहब ने बिल्कुल सही कहा, 4-5 घंटे के अंदर जो उनका हमने भुरकस निकाला, तो जंग है वो तो 1 घंटे की है, 50 मिनट की। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका के सामने पाकिस्तान ने जिस तरह भारत की हकीकत को एक्सपोज किया है, इसने अमेरिका को शदीद डिसअपॉइंट किया। और दूसरी बात कि उसके बाद जब अमेरिका ने प्रेशर डाला टैरिफ्स के जरिए से कि आप हमारे खिलाफ हमारे साथ मजीद खड़े हो चीन, तो वो खुद चीन के पास जा रहा है, रूस के पास जा रहा है, तो इंडिया हैज लॉस्ट इट्स ट्रस्ट इन वॉशिंगटन एक तरफ। दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान ने इस दफा जो केयरफुल काम किया, एग्जिस्टिंग जो सुपर पावर है अमेरिका, रिसर्जेंट जो पावर है रशिया या राइजिंग पावर है चाइना, तीनों का एहतराम और एतमाद हमने साइमल्टेनियसली मेंटेन किया है। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम वर्ल्ड की भी सबसे केपेबल और जिम्मेदार ताकत के तौर पे सामने आए हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है रीट्रेट करना कि इसके कोई तौसी पसंदाना या जारहाना अज़ाइम नहीं है। अगर कोई भी मुल्क जो है वो सऊदी अरब या पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर कोई अटैक करना चाहता है तो उसके लिए मैसेज ये है कि जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के, अब वो सिनर्जाइज हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए भी ये तकवीयत का बायस है, इकोनॉमिक हो, जियो इकोनॉमिक हो, स्ट्रेटेजिक हो, वॉर स्टेमिना हो, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो, या सिटी डोमेन में आइडियोलॉजिकल सपोर्ट। तो इसका मतलब ये हो कि आइंदा अगर कोई आदमी सऊदी अरब पर हमला करेगा, कोई मुल्क हमला करेगा, तो उसे एक न्यूक्लियर सऊदी अरब के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इससे थोड़ा सा इफ यू डोंट माइंड पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली डिसएग्री इस 2 वजह से करूंगा। और दलील मेरी ये है कि इसराइल के मुकाबले में भारत का जो दिफाई बजट है वो 3 गुना ज्यादा है, उसकी जो फौज है वो 10 गुना ज्यादा है। तो अगर हम 5 घंटे में भारत की को सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और अमेरिका भागने पे मजबूर कर सकते हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि इसराइल के खिलाफ जो है हम फॉरेन अल्टीमेट वेपन के ऊपर चले जाएं। आई थिंक हमारी सिक्योरिटी गारंटी सऊदी अरब के लिए है, उसमें हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, लीडरशिप, ट्रेनिंग वो मोर देन एडिक्वेट है। बहुत अच्छी बात। भाई साहब ये फरमाइएगा, अमेरिका का क्या रिस्पांस हो सकता है इसके ऊपर? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को कोई कंसर्न होना चाहिए या होगा, क्योंकि हम जो भी बात करें स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अरब वर्ल्ड। यानी कतर पे अटैक हुआ, बट कतर के वज़ीर आज़म, जैसा मैंने पहले कहा, वो अमेरिका ही पहुंचे, वहाँ जाकर उन्होंने मुलाकात की। दूसरा ये है कि जितनी डीप इंट्रेंचमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की है अरब वर्ल्ड में, वो एक ऐलान से, किसी मुल्क के साथ मुआहदा करने से वो खत्म तो नहीं होगी। डिपेंडेंस आपको याद है, तो अरबों की इन्वेस्टमेंट बहुत है बस। अच्छा, तीसरा इन्वेस्टमेंट वाला है। अभी तक अमेरिकन फोर्सेस तो है ना, खुद कतर में आपको पता है सबसे बड़ा जो अड्डा है वो कतर में है, और 10,000 सोल्जर हैं उनका, इतना बड़ा अड्डा है। बहरीन में देख लें, मीना सलमान पोर्ट पे उनका नेवल रीजनल हेडक्वार्टर है। सऊदी अरब में दमाम वाले इलाके में यूएस ट्रूप्स हैं बाकायदा। इसलिए, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के साथ, जैसे शाह साहब अभी फरमा रहे थे, पाकिस्तान का तो अमेरिका के साथ रिसर्च हुआ है ना। यानी अभी इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारी रिवाइवल हुई है रिलेशनशिप की अमेरिका के साथ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी आवर रिलेशनशिप, वो हम और आगे जा रहे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में इतना बड़ा एग्रीमेंट करके लंदन गए, लंदन से वो अमेरिका जाएंगे और वहाँ भी इंटरेक्शन होगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद साहब को लंच करवाया
किसने? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने, और बड़ी तारीफ की, और उन्होंने कहा कि वेरी फ्रूटफुल मीटिंग। हाँ। इसलिए सऊदी अरब भी यूनाइटेड स्टेट्स का एलाय है, पाकिस्तान भी यूनाइटेड स्टेट्स का एलाय है। दो मुल्कों का एग्रीमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी थर्ड पार्टी, और कभी इसमें नहीं है। ना ही कभी यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि वो सऊदी अरब पे अटैक करेंगे, और ना कभी उनकी ऐसी प्लानिंग रही है। मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप। ठीक। अच्छा, वैसे एयर मार्शल साहब ये फरमाइए कि ये जो पैक्ट है ये डिफेंस का है या अफेंस का? मेरे ख्याल में ये पैक्ट फॉर पीस है। देखिए, इस तरह के जो पैक्ट्स होते हैं वो लड़ने के लिए नहीं होते, वो इंश्योर करने के लिए होते हैं कि लड़ाई ना हो। ठीक है ना? और लड़ाई ना होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो अग्रेसर है, जिस तरह हम सब बातें कर रहे हैं, अग्रेसर को ये डर और खौफ हो कि जी कि अगर मैं अग्रेशन करूंगा, अगर मैं अटैक करूंगा तो मुझे मेरा नुकसान मेरे फायदे से ज्यादा हो, क्योंकि ये हमें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि सऊदी अरेबिया बजाते खुद एक क्या कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन अगर वो अपने आप को एक पावर के अगेंस्ट इस कैपेबल नहीं समझता और उसने पाकिस्तान की मदद मांगी है, तो हमारे लिए ये बहुत फख्र की बात होनी चाहिए, की बात है। और हमारे लिए हमें इसके ऊपर खुश होना चाहिए कि जब मुस्लिम ममालिक आपस में इत्तेहाद करेंगे तो जो एक उम्मा का कॉन्सेप्ट है वो भी उजागर होगा, और जिसमें कहते हैं कि जब भाई आपस में मिलकर आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी बरकत आती है। लेकिन हमें एक चीज का मैं एक तरह से वार्निंग देना चाहूंगा, और वो ये है कि हमें जो है ना सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड से निकल के जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाएं तो हम जरूर इन जो ममालिक हमारे साथ पैक करना चाहते हैं उनके साथ एक अच्छी डील करें। देखिए, मई से पहले ये सारे ममालिक जो थे उनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ था, बल्कि हमारे खिलाफ थे। सो हमें चाहिए कि हम उनको ये बताएं कि अगर आपको हमसे एक सपोर्ट चाहिए तो आपको हमारी इन शराइत को मानना पड़ेगा, जिसमें उनको इंडिया के साथ उनके इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर उनके इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान जो है बजाते खुद अगले 15-20 साल किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए और अपने आप को इकोनॉमिक। बहुत अच्छी बात खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। लेकिन जाते जाते मैं आपको सामने एक और फैक्ट रखता जाऊँ कि 1974 में जब लाहौर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, OIC कॉन्फ्रेंस, उस पर भुट्टो साहब ने मशवरा दिया था सारे आलम इस्लाम को कि आपकी एक मुश्तरका फ़ौज होनी चाहिए। फ़ौज बन रही है लेकिन 51 साल बाद बन रही है। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।